अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर और पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है आपका बेसिक यूनिट है। अगर आप इस यूनिट को जो है अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए जो आने वाले यूनिट है बायोकेमिस्ट्री के, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस यूनिट से MCQs के आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। तो बेसिक यूनिट से ज़ाहिरी बात है MCQs भी फिर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेजर कंसेप्ट होते हैं। उस मेजर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये यूनिट जो है एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री की, और फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की। इसके बाद फिर हम मैटर पर बात करेंगे, एलिमेंट्स पर बात करेंगे, मिक्सचर और कंपाउंड पर बात करेंगे। इसके अलावा एटम के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। बॉन्डिंग पर बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बेसिक डिफिनीशन है, तो उस बेसिक डिफिनीशन को जो है आप दोस्तों ने क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। इसके अलावा एसिड बेस किसे कहते हैं, इसके साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है, लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग। हम नर्सिंग में जो है केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या अहमियत है नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा रिव्यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैटर एंड एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन एंड बॉन्डिंग। मैटर किसे कहते हैं, एलिमेंट्स क्या है, मिक्सचर्स क्या है, कंपाउंड किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशन से क्या मुराद है, और बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में हम एसिड बेस एंड रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ इस यूनिट का ओवरऑल कोर्स कंटेंट है, जो कि हम इस यूनिट में इस टॉपिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। सो आपने जो है अपने साथ नोट कर लेना है। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा तो उसको आप दोस्तों ने जो है नोट कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैटर से। मैटर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों ने जो है फर्स्ट क्लास से जो है मैटर के डिफिनीशन को सुनते आप लोगों ने जो है आप सुनते आ रहे हैं कि मैटर किसे कहते हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और जो कि जगह को घेरती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनीशन जो है आप फर्स्ट क्लास से जो है सुनते आ रहे हैं। तो बहुत ही आसान डिफिनीशन है मैटर की कि कोई भी चीज़, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ये पेन जो है ये एक मैटर है। ये क्यों मैटर है, क्योंकि इसका वज़न भी है और इसके साथ साथ ये जगह को भी घेरती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि हमारे कपड़ों में जो बटन लगे होते हैं, ठीक है, तो ये भी मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि उन बटन्स का भी मास है और वो भी जगह को घेरती है, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी छोटी चीज़ जो कि आपको नज़र आती हो, ठीक है, और जिसका वज़न हो और जो कि कम से कम जगह को भी घेरती हो, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं, वो मैटर होता है, ठीक है। तो ये मैटर की सिंपल डिफिनीशन और सिंपल कंसेप्ट है कि एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास, ठीक है। कोई भी चीज़
जिसका वज़न हो और जो कि जगह को घेरती हो तो उसको हम मैटर कहते हैं। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जो चीज़ मौजूद होती है तो उस चीज़ का जो वज़न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मास कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैंने आपको मैटर की जो डिफिनीशन है वो बता दी है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री की। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डिफिनीशन भी जो है आप सब दोस्त फर्स्ट क्लास से जो है सुनते आ रहे हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किस बारे में बात करते हैं, जिसमें हम मेटल्स के बारे में मेटल्स या मैटर के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। और उस मैटर में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन एटम मॉलिक्यूल्स का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, उनके दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं तो उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं, ठीक है, और इस तरह से वो एटम एक दूसरे के साथ किस तरीके से जो है रिएक्शन करते हैं तो मैटर के बारे में, मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है उसके बारे में, और इसके साथ साथ एटम किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इन सब तीनों चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइंस ऑफ मैटर, ये मैटर की एक साइंस है। साइंस से मुराद जिसमें हम मैटर को डिटेल से साइंटिफिक पैटर्न से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो द स्टडी ऑफ मैटर इन टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको अभी कहा कि जब हम मैटर को स्टडी करते हैं तो मैटर में हम क्या करते हैं, मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एटम कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उन रिएक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इस तरह से उन एटम्स की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वो एटम किस चीज़ से बने हुए हैं, या जो मैटर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो मैटर किस चीज़ से बनी हुई है, उसकी बनावट क्या है, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ उस मैटर की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, ढांचा उसका कैसा है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं। और उस मैटर के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, क्या खसूसियात है उस मैटर में, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो कि मैंने आप दोस्तों से कही। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री जो है ये दो अल्फाज से मिलकर एक वर्ड जो है बना हुआ है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो अल्फाज के मिलाप से बना हुआ एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज़ बायो मीन लाइफ और लिविंग थिंग्स। बायो का मतलब क्या है, आप सब दोस्तों को पता है, बायो का मतलब लाइफ या लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार चीज़ें हैं तो उसको हम बायो कहते हैं। एंड केमिस्ट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मैटर एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का डिफिनीशन मैंने आपको अभी बताया कि केमिस्ट्री ये हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में और मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का आपस में या एक दूसरे के साथ क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, क्या बाहमी ताल्लुक़ है। ठीक है, तो इस बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम बायोकेमिस्ट्री को मिलकर फिर डिफ़ाइन करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है। Biochemistry is the branch of science that explore the chemical processes within and related to living organism। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस की एक शाख है जिसमें हम क्या करते हैं,
जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रोसेसेस से मुराद ये है कि हम जब खुराक खा लेते हैं, जब फूड ले लेते हैं, तो फूड को इनगल्फ करने के बाद, फूड को स्वालो करने के बाद जब ये हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक से ये जब हमारे सेल्स में चला जाता है, तो हमारे सेल्स के अंदर ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं जिसको जो है आपने मेटाबॉलिज्म के नाम से सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में एक हमारे साथ कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जो है लार्ज मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो लार्ज मॉलिक्यूल जो है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। और जब एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो एनाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है? एनाबॉलिज्म प्रोसेस में जो है जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं या जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो कंबाइन होकर लार्ज पार्टिकल्स को बनाते हैं और इस तरह से फिर उन पार्टिकल्स से जो है एनर्जी हासिल की जाती है जो कि हमारी बॉडी जो है अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती है। तो ये पूरे प्रोसेसेस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रोसेस के ज़रिए होता है जिसको हम केमिकल प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं और केमिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, तो इस बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। It focuses on what happening inside our cells, studying components like proteins, lipids and organelles, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं इनसाइड लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर, सेल्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, तो उस बारे में हम स्टडी करते हैं। इस तरह से फिर हमारे साथ प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और जो ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स से मुराद हमारे सेल्स के अंदर जो माइक्रोसोम्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से राइबोसोम्स हो गए, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इसी तरह से गोल्जी बॉडीज़ हो गए, इसी तरह से वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? इसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इन सारे ऑर्गेनेल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है? जो कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए एट द एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जब सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो एनर्जी फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र होती है, जिसके ज़रिए फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या करते हैं? अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो परफॉर्म होते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं नर्सिंग की बात करते हैं, ठीक है। नर्सिंग का आप सब दोस्तों को पता है कि ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ठीक है, जिसका बुनियादी मकसद क्या है? जिसका बुनियादी मकसद किसी भी पेशेंट को, किसी भी बंदे को जो है, ख्वाह वो अकेले हो या फैमिलीज़ पर मुश्तमिल हो या कम्युनिटी पर मुश्तमिल हो, उनको केयर प्रोवाइड करना ये नर्सिंग का एक मेजर गोल होता है, एक बेसिक मकसद होता है, ठीक है। सो नर्सिंग ये हमारे साथ एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, फोकस ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़, जिसका बुनियादी मकसद इंडिविजुअल फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को केयर देना होता है, सो दे में मेंटेन, अटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके नतीजे में फिर उन इंडिविजुअल लोगों का, उन फैमिलीज़ का या कम्युनिटीज़ में जो मौजूद लोग होते हैं उनकी जो सेहत है वो मेंटेन भी रहती है और इसके साथ साथ उनकी जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो भी बेहतर से बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, जो कि
बच्चे की पैदाइश से लेकर उनकी डेथ तक जो है ये नर्सिंग प्रोसेस उनको दी जाती है, ठीक है। जब भी उनको ज़रूरत हो नर्सिंग की तो उनको ये नर्सिंग प्रोसेस दी जाती है। Nursing is the protection, promotion and optimization of health and abilities, ठीक है। Prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human responses, and advocacy in the care of individual, family, community and population, ठीक है। So ये दूसरी डिफिनीशन है हमारे साथ नर्सिंग की। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग ये हमारे साथ एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जितने भी इंडिविजुअल लोग होते हैं, फैमिलीज़ होती है या कम्युनिटीज़ होती है या कोई भी पॉपुलेशन होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी जो सेहत है उसको हम प्रोमोट करते हैं और इस तरह से उनमें जितनी भी एबिलिटीज़ होती है तो उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो खसूसियात होती है या उनकी जो सलाहियतें होती है, तो उन सलाहियतों को हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि उनकी सलाहियतों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से उनको किसी भी किस्म की इलनेस और इंजरी से हम उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस हम करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कलेक्टिवली नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। वाई इज़ केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट टू नर्सिंग? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एराइज होता है कि हम नर्सिंग में केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं और आखिर केमिस्ट्री की अहमियत नर्सिंग में इतनी क्यों है, ठीक है। क्यों केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा अहम है नर्सिंग में, ठीक है। सो अ नर्स शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट अकर एट द सेलुलर लेवल। फॉर एग्जांपल एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, डिफ्यूजन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हाउ pH of blood is balanced, glucose metabolism, what goes wrong in patient with diabetes. All these questions and many more all need a good understanding of basic concept of chemistry. Dear students, नर्सिंग में केमिस्ट्री को स्टडी करना, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, केमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें फिर पता होता है कि जो एंजाइम होते हैं इनसाइड लिविंग बॉडीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम होते हैं तो ये एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। तो केमिस्ट्री को स्टडी करने से हमें इस बारे में पता चल जाता है कि एंजाइम के ये काम होते हैं, इस तरीके से ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के आर पार किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं या जो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं ये किस तरह से आर पार जाते हैं, अंदर बाहर निकलते हैं। तो इसका भी जो है हमें केमिस्ट्री को स्टडी करने के ज़रिए मालूम हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, किस मेथड के ज़रिए जो है ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर लंग्स से जो है ब्लड में और फिर ब्लड से हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमें केमिस्ट्री को स्टडी करने से मिल जाते हैं। इसके अलावा हम अपने ब्लड के जो पीएच है उसको कैसे बैलेंस रख सकते हैं या हमारा ब्लड जो है अपने पीएच को कैसे मेंटेन रखता है, कैसे बैलेंस इक्विलिब्रियम में रखता है, तो इसके बारे में भी हम केमिस्ट्री को स्टडी करने के ज़रिए जो है इसको फिर जान लेते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन जो है इनसाइड लिविंग बॉडी किस तरह से होती है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इस के आंसर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको केमिस्ट्री के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसका पता हो, ठीक है। केमिस्ट्री के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसका आपको पता हो। जब आपको केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होगा तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा किसी भी किस्म के पेशेंट को मेडिसिन देने में, ठीक है, किसी भी किस्म के पेशेंट को जो है खुराक देने में, ठीक है, और इस तरह से
उनके बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उन प्रोसेसेस के बारे में फिर आपको पता होता है और फिर उसके मुताबिक फिर आप अपने पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए नर्सिंग में केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और केमिस्ट्री को स्टडी करने की जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको फिर जितने भी प्रोसेसेस इनसाइड लिविंग बॉडी हो रहे होते हैं तो उन प्रोसेसेस के बारे में आपको ऑलरेडी पता होता है कि इस पेशेंट के बॉडी में इस तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये प्रोसेसेस क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आपके पास जो बेसिक नॉलेज होती है केमिस्ट्री की तो उस नॉलेज के बेस पर फिर आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से केमिस्ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्सिंग फील्ड में। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। योर पेशेंट माइट हैव एसिडोसिस और अल्काइलोसिस विच में बी मेटाबॉलिक और रिस्पायरेटरी इन नेचर और बोथ, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो पेशेंट आते हैं आपकी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, आप जिन पेशेंट को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो पेशेंट है वो एसिडोसिस का शिकार हुआ हो या अल्काइलोसिस का शिकार हुआ हो, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्काइलोसिस भी हो सकता है, या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है और रिस्पायरेटरी अल्काइलोसिस भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको केमिस्ट्री का पता हो। यू आल्सो नीड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में आपके सोडियम आ जाते हैं, आपके पोटाशियम आ जाते हैं, आपके कैल्शियम आ जाते हैं और जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। और हमारे बॉडी में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो एक ख़ास अमाउंट में मौजूद है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा द नर्स विल बी हैंगिंग so many different fluids, and if she does not know what it is for and how it will affect the patient life will be in danger, ठीक है। इसके अलावा आप सब दोस्तों को पता है कि हॉस्पिटल में हम अपने पेशेंट को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिप्स वगैरह जो है पास करते हैं। तो अगर आपको ये पता ना हो कि ये ड्रिप्स जो है या जो फ्लूइड में पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये किस मकसद के लिए है और इस फ्लूइड में जो है क्या चीज़ें हैं, इस फ्लूइड से जो है मेरे पेशेंट पर क्या असरात इसके मुरतब होंगे, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो फिर आपका जो पेशेंट है, आपकी पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है, क्योंकि आप जो है ब्लाइंड आइज़ जो है उनको क्या कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इन मेडिसिन पर की वजह से जो है आपके पेशेंट पर क्या असरात हो सकते हैं। तो आपके पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो ज़ाहिर बात है वो फिर ख़तरे में है। यू नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी आपको जो है नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ समवन से द सब्सटेंस एक्स इज़ इन मिलीमोल्स यू मस्ट नो व्हाट इट इज़, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि सब्सटेंस एक्स जो है ये मिलीमोल्स में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स से मुराद क्या सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस वजह से केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर 5% सोल्यूशन ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा आपके पास ये स्किल्स भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस तरह से आप 5% सोल्यूशन ऑफ मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत है केमिस्ट्री की नर्सिंग में। आल्सो यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। बेस किसे कहते हैं, एसिड से क्या मुराद है, बेस और एसिड के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या फ़र्क है। तो इन डिफरेंसेस के बारे में आपके पास बेसिक कंसेप्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके साथ साथ इट विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ दैट समथिंग
It will also help you understanding how it is that some medication are more readily absorbed than other in the body. इसके अलावा आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि कैसे कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी जो है हमारे बॉडी जो है उसको जज़ब कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं दूसरे मेडिसिन के बनस्बत। तो ये क्या प्रोसेस है, ये क्या मामला है, ठीक है, इसके बारे में भी आपके पास जो है नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो बेसिक क्वेश्चन थे जो कि जो है हमने किए थे कि नर्सिंग में जो है केमिस्ट्री को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो जवाबात है वो मैंने आपको ऑल वन वन करके आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि केमिस्ट्री को स्टडी करना इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री को स्टडी करने से जो है आपको मुकम्मल तौर पर जो है आइडिया हो जाता है, आपका जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो है कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं तो क्या वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, बैलेंस है या अनबैलेंस है या इनबैलेंस है, इक्विलिब्रियम है या अनइक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर आपको पता चल जाता है केमिस्ट्री को स्टडी करने से, ठीक है। तो केमिस्ट्री इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में स्टडी करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की तरफ। मैटर के बारे में हमने जो डिफिनीशन की थी, जो कंसेप्ट बताया था, उसको हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अब हमारे साथ मैटर के कुछ टाइप्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। मैटर के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि एवरीथिंग दैट हैज़ मास, हर वो चीज़ जिसका वज़न हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और जब वज़न होगा तो जाहिर बात है जगह भी वो घेरती होगी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हमारे साथ मैटर के दो अक़साम हैं, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। फिक्स से मुराद ये है कि इसमें किसी किस्म की चेंजेस आप नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। इसी तरह से प्योर सब्सटेंसेस में जितनी भी चीज़ें होती है, जितने भी सब्सटेंसेस पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो उन पार्टिकल्स को आप किसी भी किस्म के फ़िज़िकल मेथड की फ़िज़िकल प्रोसेस से उन पार्टिकल्स को जो है आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि प्योर सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो उन पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल मेथड को यूज़ करना होगा, केमिकल प्रोसेस को यूज़ करना होगा। तो केमिकल मेथड के ज़रिए जो है आप प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल है उसको आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, तो इन प्योर सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं तो उन पार्टिकल्स की भी वही सेम प्रॉपर्टी होती है जो कि प्योर सब्सटेंस की बजाती ख़ुद होती है। मतलब इस बात का यह है कि प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसी भी तरह से उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि वो सेम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्टेटिक फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है मैटर का वो है मिक्सचर। मिक्सचर आप सब दोस्तों को पता है कि किसको कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू फॉर्म मिक्सचर। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ पार्टिकल्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको मिक्सचर कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो बनावट है, ठीक है, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल से मुराद वो मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है एक दूसरे से, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों से बनी हुई होती है। तो इस वजह से इसकी जो बनावट है तो वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती है। कंपोनेंट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। इस तरह से मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं तो हर कंपोनेंट का अपना एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जिस तरह से हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कहा था कि प्योर सब्सटेंसेस में हमारे साथ जितने भी कंपोनेंट होते हैं तो सब कंपोनेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। मिक्सचर में इस तरह से नहीं होता। मिक्सचर में हर कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे कंपोनेंट से मुख्तलिफ होती है। मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। इस तरह से आप
मिक्सचर को जो है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसको आप फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए, फिज़िकल प्रोसेसेस के ज़रिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन में है वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि मिक्सचर में हमारे साथ जो कंपोनेंट्स होते हैं तो हर कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होती है तो वो दूसरी कंपोनेंट से मुख्तलिफ होती है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे जाते हैं। हमारे साथ मिक्सचर की भी फिर दो किस्में हैं। एक हमारे साथ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ये हमारे साथ वो मिक्सचर होते हैं जिसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो सेम होती है। मतलब वो मिक्सचर जो कि हमने क्या किया हो, ऐसे कंपोनेंट से बनाया हो जिसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन्स सोल्यूशन। सो होमोजीनियस मिक्सचर ये वो मिक्सचर सोल्यूशन का वो मिक्सचर होता है, ठीक है, या मिक्सचर की वो सोल्यूशन होती है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और इस तरह से कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें आप किसी किस्म की जो फ़र्क है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि हेट्रो मीन डिफरेंट एंड जीनियस मीन सोल्यूशन। तो मुख्तलिफ कंपोनेंट से बना हुआ जो सोल्यूशन होता है तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहती और इस तरह से इसके जो कंपोनेंट है उसमें आप आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। इसी तरह से प्योर सब्सटेंसेस के भी हमारे साथ दो टाइप्स है, जिसमें एक हमारे साथ एलिमेंट है और दूसरा हमारे साथ कंपाउंड है। एलिमेंट जो है इसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, मज़ीद सिंपलर सब्सटेंसेस में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए आप मज़ीद एलिमेंट को जो है मज़ीद दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि कंपाउंड्स ये मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ प्योर सब्सटेंसेस की कम्बिनेशन से जो है हमारे साथ कंपाउंड बनते हैं, जिसको आप केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए जो है मज़ीद सिंपलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद एलिमेंट्स की अगर आप एग्ज़ाम्पल को देखें तो एलिमेंट में ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन एटम आ जाता है, आयरन आ जाता है, तो ये हमारे साथ एलिमेंट है। कंपाउंड में वाटर हो गया जो कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें दो हमारे साथ हाइड्रोजन होते हैं और एक हमारे साथ ऑक्सीजन होता है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर वाटर को बनाती है और वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है और H2O हमारे साथ मोलिकुलर फार्मूला है और इसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मिलाप से बना हुआ है। इस तरह से टेबल साल्ट हो गया, टेबल साल्ट में हमारे साथ सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम ये हमारे साथ अलग एलिमेंट है, क्लोराइड ये हमारे साथ अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं। इसी तरह से एमोनिया हो गया, एमोनिया में हमारे साथ NH4 है या NH3 है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, एमोनिया है। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, NH3 स्टैंड फॉर 3 हाइड्रोजन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ एमोनिया बन गया, ठीक है। इसी तरह से जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे साथ साल्ट वाटर है। जब हम साल्ट को वाटर में डाल लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा हम शेक करते हैं तो वो साल्ट जो है मुकम्मल तौर पर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल जो है उसको आप फिर जो है सिंपली उसको आप अलग नहीं कर सकते और ना ही उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से माउथ वॉश हो गए और जितने भी एलोज है तो ये सारे हमारे साथ होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। इसके अलावा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें हमारे साथ पिज़्ज़ा आ जाता है। पिज़्ज़ा में आप सब दोस्तों को पता होता है कि उसमें टोमेटो स्लाइस भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो प्याज के स्लाइस होते हैं, इसी तरह से मिर्ची के स्लाइस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप जो है वो आपको नज़र में आती है और आप उसको अलग कर सकते हैं। इसी तरह से इटालियन सैलड हो गई, सॉलिड वेस्ट डंप वगैरह, तो ये हमारे साथ हेट्रोजीनियस में आती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन करेंगे। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस ये असल में हमारे साथ मैटर की एक किस्म है, टाइप ऑफ मैटर दैट हैव फिक्स कंपोजिशन एंड कैन नॉट बी चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म बाय फिजिकल मेथड।
प्योर सब्सटेंस ये मैटर की एक किस्म है जिसकी जो कंपोजिशन होती है, जिसकी जो बनावट होती है तो वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। और इस कंपोजिशन को जो है आप किसी भी किस्म के फिज़िकल मेथड, फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए इसको आप सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, तो इसके लिए फिर आपको केमिकल प्रोसेस के ज़रिए जो है इन गोल को जो है अचीव करना होगा, ठीक है। केमिकल मेथड के ज़रिए आप इनकी जो कंपोजिशन है उसको मज़ीद आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है तो वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है, उसमें किसी किस्म की चेंजेस आप नहीं ला सकते। इसी तरह से प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंसेस है। एलिमेंट में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गए, कैल्शियम हो गए, इसी तरह से कंपाउंड में H2O हो गया, ठीक है। H2O का जो फार्मूला है आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट जो है मिलकर जो है कंपाउंड्स को बनाते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक आपके पास कार्बन है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 जो है आपके पास ऑक्सीजन है जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट्स जो है कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये हमारे साथ कंपाउंड के एग्जाम्पल थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फिर इसके बाद हमारे साथ मिक्सचर आता है, टाइप ऑफ मैटर कंपोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मैटर की वो किस्म जो कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से मिलकर बनती है। ईच सब्सटेंस रिटेन देयर यूनिक करेक्टरिस्टिक, और हर सब्सटेंस जो कि इस मिक्सचर में मौजूद होता है तो हर उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो खसूसियात होती है, तो वो दूसरे सब्सटेंस से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। मे बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय फिज़िकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसको मज़ीद आप प्योर सब्सटेंसेस में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए जो प्रोसेस है आप फिज़िकल प्रोसेस को, फिज़िकल मेथड को यूज़ करते हुए आप इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन है इसको मज़ीद सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मुख्तलिफ मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस तरह से हमारे साथ मिक्सचर के टाइप्स है जिसमें हमारे साथ होमोजीनियस है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ये हमारे साथ वो मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंस ब्लेंड सो थ्रूली दैट यू कैन नॉट सी इंडिविजुअल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। जब आप चीनी को लेते हैं, चीनी को, तो जब तक आपने चीनी को पानी में नहीं डाला होता है तो तब तक आप उस चीनी को देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस चीनी को पानी में डाल देते हैं और उसको फिर आप शेक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो पानी में आपने जो चीनी डाला हुआ था तो वो चीनी मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है और फिर आप उसको किसी भी तरह से उसको आप नहीं देख सकते। तो इस किस्म की जो सोल्यूशन होती है जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, मिक्सचर 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और जो कि बिल्कुल इस तरह से डिज़ोल्व हो जाता है कि उसमें फिर आप फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है। उनमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उन डिफरेंट पार्टिकल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, किसी भी फिज़िकल मेथड से। तो इसको क्या कहते हैं, इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसी तरह से साल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, तो ये हमारे साथ होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। इसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये मिक्सचर की वो किस्म है जिसमें जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, कंपाउंड्स की, तो वो सेम नहीं होती, वो एक जैसे नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है जो सैंड होता है, ठीक है,
तो आप अगर सैंड को पानी में डालें तो वो सैंड के पार्टिकल जो है वो पानी के नीचे बॉटम में चले जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसको जितना भी आप मर्ज़ी मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप फिर भी उस सैंड के पार्टिकल्स को जो है पानी के नीचे जो है बॉटम में देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी तरह से सॉलिड वेस्ट हो गए, ठीक है, इटालियन सैलड हो गए, तो ये हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। स्टेट ऑफ मैटर के हमारे साथ जो बेसिक स्टेट है, ठीक है, जो कि आप फर्स्ट क्लास से 1 क्लास से जो है उसको स्टडी करते आ रहे हैं कि मैटर जो है ये हमारे साथ 3 फॉर्म में होता है। एक हमारे साथ सॉलिड फॉर्म है, दूसरा हमारे साथ लिक्विड फॉर्म है, और तीसरा हमारे साथ गैसियस फॉर्म है, और जो चौथा फॉर्म है तो उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, जिसको बाद औकात हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो स्टेट ऑफ मैटर है हमारे साथ किस किस्म के, 4 किस्म के स्टेट ऑफ मैटर है। एक हमारे साथ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। द मॉलिक्यूल दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर repeating pattern. They are held firmly in place but can vibrate with unlimited area, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ सॉलिड मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो अरेंजमेंट हुई होती है, उनकी जो अरेंजमेंट की जो पैटर्न है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये असल में हमारे साथ एक सॉलिड है, ठीक है, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एक रेगुलर पैटर्न और एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज हुए हैं, एक प्रॉपर तरीके से जो है इसकी अरेंजमेंट हुई है। इस किस्म के जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मोशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक जो है ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉलिड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक जो है रेगुलर होती है, रिपीटिंग पैटर्न में होती है, लेकिन इसके बाद जो है मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट हुई होती है तो वो इर्रेगुलर हो जाती है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। इसके अलावा अगर हम गैसियस स्टेट फॉर्म की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल फ्रीली जो है कंटेनर में मौजूद होते हैं, फ्रीली जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट कर सकती है, और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होती है, और किसी किस्म की रिपीटिंग पैटर्न इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा गैसियस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे साथ जो चौथा फेज़ है, चौथा स्टेट है मैटर का, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है ये असल में हमारे साथ जब हम मैटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है, लाइक अगर आप स्टार्स की टेम्परेचर की बात हम करें, ठीक है, इसी तरह से सूरज के अंदर जो टेम्परेचर होता है, तो सूरज जो है ये मुकम्मल तौर पर प्लाज्मा है, ठीक है। वहाँ पर जितने भी आपको पार्टिकल मिलेंगे, जितने भी आपको मॉलिक्यूल एटम मिलेंगे, तो वो आपको आयंस के फॉर्म में मिलेंगे, चार्ज फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हो रहे होते हैं, हीलियम रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है फिर हमारे आग तक पहुंचती है, और उस हीट से जो है कुछ लिमिट तक हम फ़ायदा भी उठाते रहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में हमारे साथ जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं तो वो चार्ज के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेट है मैटर के, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा इन 3 स्टेट्स के अलावा मज़ीद जो है मैटर के स्टेट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली जो क्लासिकल स्टेट है तो वो हमारे साथ 3 है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इसके अलावा जो नॉन क्लासिकल स्टेट है तो उसमें ग्लास आ जाता है, क्रिस्टल विद सब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स आ गए, मैग्नेटिकली ऑर्डर स्टेट्स आ गए,
माइक्रो फेज सेपरेटेड स्टेट्स आ गए। इसके अलावा लो टेम्परेचर स्टेट में सुपर फ्लूइड्स आ जाते हैं, बूज स्टीन कंडेंसेट्स आ जाते हैं, फर्मियोनिक कंडेंसेट्स आ जाते हैं, रेडबर्ग मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्वांटम हॉल स्टेट्स आ जाते हैं, स्ट्रेंज मैटर्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हाई एनर्जी स्टेट्स मैटर्स की बात करें तो इसमें प्लाज्मा आ जाता है, जिसमें मुकम्मल तौर पर आयनाइज गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा आ जाता है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। इस तरह के जो मैटर होते हैं तो इनमें एनर्जी जो है बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा बहुत हाई एनर्जी स्टेट्स और अदर प्रोपोज स्टेट्स में हमारे साथ डीजनरेट मैटर्स आ जाते हैं, सुपर सॉलिड्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग नेट्स लिक्विड्स आ जाते हैं और सुपर ग्लासेस आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ में जो है इस स्लाइड से इस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन किया गया होगा कि इन द फॉलोइंग विच वन बिलोंग टू नॉन क्लासिकल स्टेट। तो नॉन क्लासिकल स्टेट में आपके पास जितने भी स्टेट्स आते हैं तो इसमें से एक को जो है आपके ऑप्शन में दिया गया होगा और बाकी जो है वो क्लासिकल स्टेट के होंगे या लो टेम्परेचर स्टेट्स के होंगे या जो हाई एनर्जी स्टेट्स है उनके ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आपने इन सारों को जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि ऑप्शन जो है फिर आपको जो है याद हो, एमसीक्यूज़ अगर फिर आए तो आप फिर आसानी से मार्किंग कर सके। मॉडल्स ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री को जब भी हम स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एटम के बारे में बात करते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। और ये सारी बातें जो है ये असल में थ्योरी बेस बातें हैं, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा ऐसा जो है आपको ज़मीन पर नहीं मिलेगा जो कि आपको ये कहे कि हाँ मैंने एटम को देखा है, ठीक है, या मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा है, या मैंने प्रोटॉन को देखा है, या मैंने न्यूट्रॉन को देखा है, या मैंने जो है क्वार्क्स को देखे हैं, ठीक है, या मैंने ग्लूऑन्स को देखे हैं, या मैंने क्वांटम को देखे हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो है आपको पूरी अर्थ पर नहीं मिलेगा जो कि ये बात आपसे कहे। तो बात करने का जो बेसिक मतलब है मेरा वो ये है कि केमिस्ट्री में हम जितने भी बातें करते हैं तो वो थ्योरी बेस करते हैं, ठीक है। सो डेमोक्राइटस मॉडल, चलिए इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन मॉडल्स को डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल्स ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट को जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आप इससे कुछ सीख गए हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस यूनिट को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।